नमस्कार, स्वदेश टावर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार की खबरों के साथ। और बाजार की खबरें हम आपको बताएं उससे पहले इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें। ब्रिटेन में गहराते सियासी संकट के बीच लिज ट्रस ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। लिज ट्रस मात्र 44 दिन ही इस पद पर बनी रही। उन्होंने 6 सितंबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले ट्रस कैबिनेट से वित्त मंत्री और गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे का ऐलान करने के बाद लिज ट्रस ने बयान दिया कि उनके आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया गया, जिससे बाजारों में गिरावट आई और इसने उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को बांट दिया। लिज ट्रस ने कहा कि जब तक उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता वो पीएम पद पर बनी रहेंगी, लेकिन जो वादे जो आकांक्षाएं उनसे थीं वो इसे पूरा नहीं कर पाए। And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय चौधरी जुड़ चुके हैं। संजय, वाकई जिस तरह का पिछले दिनों दबाव था उसमें यह माना जा रहा था कि लिज ट्रस कभी भी उनकी कुर्सी जा सकती है, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और उसके बाद आखिरकार लिज ट्रस। किस तरह के दबाव में लिज ट्रस थी? आज जो उन्होंने बयान दिया उसमें किन किन बातों का उन्होंने जिक्र किया, इसको समझना चाहेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस अभी रिजाइन किए हैं। अब देखने पड़ेगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। एक नाम घूम रहा है, सबका लिस्ट में है, लेकिन वो बनेंगे क्या नहीं वो देखने पड़ेगा। उसका नाम है ऋषि सुनाक, हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऋषि सुनाक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे और कॉन्टेस्ट किए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए। पिछले बार 42% ऑफ द वोट मिला था, लिज ट्रस का 58% मिला था, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हुए। लेकिन ये चीज मानने पड़ेगा, ये उस टाइम में ऋषि सुनाक जो कहे थे वो ही हुआ था। कहे थे टैक्स काटना नहीं चाहिए, लेकिन टैक्स ये लिज ट्रस अग्री नहीं किए, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। अब देखने पड़ेगा कौन प्राइम मिनिस्टर बने, ऋषि सुनाक बने या नहीं बने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो नाम अभी भी चल रहे हैं, बोरिस जॉनसन का भी नाम है, ऋषि सुनक का भी नाम है। एक बार फिर ब्रिटेन में सियासी संकट गहराता हुआ, सत्ता का संकट गहराता हुआ। और कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। अब बीमा कंपनियों को हर उम्र और हर बीमारी का इंश्योरेंस कवर देना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने अजन्मे बच्चों को भी इंश्योरेंस कवरेज की इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश देने की बात कही है। इसमें कोई वेटिंग पीरियड का नियम भी लागू नहीं होगा। इरडा के निर्देश के बाद अब कोई भी बीमारी एक्सक्लूजन की कैटेगरी में नहीं रहेगी और इलाज का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस खास खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये एक बड़ा बदलाव होगा अगर ये सारी चीजें अमल में लाई जाती हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जब बीमारियों का एक्सक्लूजन नहीं होगा तो ये जो इंश्योरेंस का भार होगा, जो इसकी फीस का भार होगा, वो भी शायद बढ़ता हुआ नजर आए। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया और सर्कुलर में साफ साफ जो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जो अजन्मे बच्चे होते हैं उनका इंश्योरेंस कवर भी जो है इंश्योरेंस कंपनियों को देना होगा और उसमें किसी भी तरह का वेटिंग पीरियड और शर्तें लागू नहीं होगी। क्योंकि रेगुलेटर को ऐसी कई सारी शिकायतें आई थी जिसमें कहा गया था कि जो जेनेटिक बीमारियां जिन बच्चों को होती है, कंजाइटल बर्थ डिफेक्ट जो होता है, जन्मजात बीमारियां होती है, उनका
कोई किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, तो उसी को देखते हुए, उसी को संज्ञान में लेते हुए रेगुलेटर के द्वारा ये निर्देश दिया गया और ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू है। तो इसके दो परिणाम ये होंगे कि अब एक तरह से कहा जा सकता है, और जो सर्कुलर में भी रेगुलेटर ने कहा है कि एक स्टैंडर्ड सर्कुलर जारी किया जा सका, जारी हो चुका है, जिसमें किसी भी तरह का एक्सक्लूजन बीमारियों का नहीं है। तो उसके बाद जो है कंपनियां क्यों इस तरह के प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रही थी, इसलिए अब कंपनियों को अजन्मे बच्चे हैं उनके लिए भी इंश्योरेंस कवर की पॉलिसी है, उनके लिए भी इंश्योरेंस कवर के जो प्रोडक्ट है वो जारी करने होंगे। तो इसके बाद ये साफ साफ कहा जा सकता है कि अब किसी भी तरह की बीमारी है उसका जो कवरेज है, इंश्योरेंस कवरेज मौजूद है, और इंश्योरेंस कवरेज जो है इंश्योरेंस कंपनियों को देना होगा, क्योंकि रेगुलेटर जो है साफ कर चुका है कि किसी बीमारी या किसी एक्सक्लूजन या जेनेटिक बीमारी या जन्मजात बीमारी की वजह से किसी को भी इंश्योरेंस के कवरेज से बाहर नहीं रखा जा सकता। हाँ, कंपनियों के पास ये विशेषाधिकार होगा कि वो अपने प्रीमियम को तय कर सकते हैं, प्रीमियम को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर जो ट्रीटमेंट है, अगर कोई इलाज है, अगर बीमारी है, उसका किसी भी तरह का जो कवरेज है वो इंश्योरेंस कवरेज जो है वो होना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनियों को वो मुहैया कराना पड़ेगा। अनुराग, वाकई ये एक बड़ा बदलाव है और जाहिर सी बात है इसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, एक और अहम खबर के सिलसिले में आपकी तरफ हम लौटेंगे। दरअसल केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इंश्योरेंस एक्ट में संशोधन की तैयारी में है। क्या होगा इसका सेक्टर पर असर, इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ अनुराग हमारे साथ लगातार बने। अनुराग, जरा समझाएं इस खबर के बारे में। देखिए, देश में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने का मकसद है और इंश्योरेंस रेगुलेटर का एक टारगेट है कि अभी जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस है, उसकी हिस्सेदारी 1% है जीडीपी का, उसे बढ़ा के 2.5% करने का लक्ष्य दिया गया है 2027 तक, यानी अगले 5 साल तक। तो वो करने के लिए देश के कोने कोने में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों की जरूरत होगी, और ये माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियां जो होगी जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट देगी, यानी जो कोई माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी है वो केवल कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी है जो एक पर्टिकुलर एक रीजन में इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, जो स्पेशलाइज इंश्योरेंस के तौर पे काम करेगी, छोटी कंपनी होगी। तो यहाँ पर जो अभी शर्तें हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 100 करोड़ रुपए की पूंजी होना आवश्यक है, तो वहां पर एक संशोधन प्लान किया जा रहा है आने वाले विंटर सेशन के अंदर, और इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव किया जाएगा। और इस बदलाव के बाद 100 करोड़ से कम की भी पूंजी है, यानी 50 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भी इंश्योरेंस कंपनी को शुरू किया जा सकेगा। तो ये काफी बड़ा गेम चेंजर होगा। इससे बड़ी संख्या में जो नई इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो मार्केट में आ पाएगी, और देश में कई सारी जो माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियां शुरू हो पाएगी, जिसका मकसद होगा इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाना, इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाना। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। त्योहार के मौसम में केंद्र सरकार ने जरूरी चीजों के दाम काबू में रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकार की सबसे बड़ी चिंता दालों और प्याज जैसी कमोडिटी को लेकर है। केंद्र सरकार के कंज्यूमर मामलों के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित से इस बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि प्याज और दालों का सरकार के पास पर्याप्त बफर स्टॉक है और जरूरत पड़ी तो राज्यों को मार्केट प्राइस से कम कीमत पर ये कमोडिटीज मुहैया कराई जा रही हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव रोहित जी हमारे साथ हैं। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि त्योहारी सीजन में सरकार काफ़ी आश्वस्त है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, दालों के, प्याज वगैरह के दाम काफ़ी नियंत्रित रहेंगे। इसके पीछे के क्या तर्क हैं और क्या संभावित कदम उठाए गए हैं इसको हासिल करने के लिए? दालों और प्याज की कीमतें अगले 2-3 महीनों में, जिसको आप त्योहारी सीज़न करें, स्थिर रहेंगी, ऐसा हमारे पूरी तरह से मानना है, क्योंकि दोनों ही का एडिक्वेट बफर स्टॉक उपलब्ध है और जहाँ भी प्राइसेस में वेरिएशन होगा बफर स्टॉक से ये सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। दालों में जो पिछले कुछ माह पूर्व माननीय मंत्रीगणों की समिति, जिनके अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया कि इंपोर्ट की रेजीम जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उससे हम देख रहे हैं कि चूँकि जितनी दालें इंडिया में कंज्यूम होती हैं उससे थोड़ा कम प्रोडक्शन होता है, तो लगभग 20-25 लाख टन का डेफिसिट होता है। तो वो इंपोर्ट की जो पॉलिसी है उसकी स्थिरता की वजह से वो इंपोर्ट का फैसिलिटेशन वो संभव हो पाया है। इसी वजह से प्राइसेस स्थिर हैं।
जो इंपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे मोजाम्बिक से आपने बताया कि जो दाल इंपोर्ट हो रही है और अलग अलग कनाडा से जो इंपोर्ट हो रही है, आंकड़ों में अभी स्थिति क्या नज़र आ रही है? और जो आप कह रहे हैं कि बफर स्टॉक की स्थिति रहेगी, वो कितना है लगभग नज़र आ रहा है? वो तीन दालें बेसिकली ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं बाहर से। उड़द जो 90% से ज़्यादा म्यांमार से इंपोर्ट होती है। तूर की दाल लगभग 70% पूर्वी अफ्रीकन देशों से और बाकी 30% म्यांमार से इंपोर्ट होती है। और मसूर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होती है। तो इन सारे जगह जो उत्पादन हो रहा है उसको हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और सारी जगह फसल अच्छी है और उत्पादन अच्छा हुआ है। और चूँकि इनका मुख्य रूप से कंजम्पशन भारत में ही होता है, इसलिए ये संभव हो पाया है कि ये इंपोर्ट फैसिलिटेशन से ये कीमतों पर उचित कीमतों पर देश में उपलब्ध रहे। ओके, प्याज का सर जो आपने जिक्र किया कि बफर स्टॉक, वो अभी कितना रहेगा? और चूंकि इसको लेकर के एक सरकार की बड़ी चिंता यह है कि जो उसकी बर्बादी होती है प्याज की, वो तकरीबन 11,000 करोड़ का आपने आंकड़ा बताया है। वो बर्बादी को आने वाला वक्त में रोकने के लिए किस तरीके के कदमों पर विचार किया जा रहा है? प्याज का रबी का जो इस बार बम्पर क्रॉप थी, उसमें से सरकार ने नाफेड के माध्यम से लगभग 2.5 लाख टन हमारे स्टॉक में है, जिसमें से चूँकि प्याज ख़राब हो जाती है 6 महीने से ज़्यादा उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको हम जहाँ देश के जिस हिस्से में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं उसको देखते हुए और हमारे पेरिशेबिलिटी को देखते हुए उसको मार्केट में इन्फ्यूज़ करते हैं। तो एज़ वी स्पीक टुडे 2.5 लाख में से लगभग 54,000 टन हम मार्केट में डाल चुके हैं और बाकी भी धीरे धीरे जहाँ जहाँ प्राइसेस ज़्यादा होंगी उसको कूल डाउन करने के लिए वहाँ सप्लाई करेंगे। तो ये जो 2.5 लाख टन का बफर है, इससे हमें काफ़ी सहूलियत इस वर्ष मिली। एक आखिरी सवाल इंपोर्टर्स को लेकर के है। ऐसा गवर्नमेंट को टिप ऑफ मिला है कि अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई इंपोर्टर्स जो इंपोर्ट करने के बाद उनको होर्डिंग कर रहे हैं, उस पर ऐसा सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें वो बढ़ जाएं आने वाले वक्त में। इसको लेकर के इंपोर्टर्स को क्या संभावित नए दिशा निर्देश मंत्रालय की तरफ से जारी किए जा सकते हैं? नहीं, मतलब ऐसा हम सिचुएशन पे निगरानी रख रहे हैं और यदि ऐसा लगा कि कोई इंपोर्टर इंपोर्ट करके और खुद होर्डिंग करने का प्रयास कर रहा है, उस समय हम ये निर्णय लेंगे कि आपको मार्केट में ये स्टॉक लाना पड़ेगा ताकि कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए त्योहार खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि इस बार दिवाली रोजगार वाली होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 75,000 युवाओं को रोजगार का तोहफा देंगे। अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 22 अक्टूबर को ये रोजगार मेला होगा। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए चलते हैं ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित के पास। समीर, बताएं कि आखिर किस तरह की तैयारी है और बड़ी सौगात है ये अगर दिवाली से पहले और इन रोजगार मेले के तहत युवाओं को दी जाने वाली है। रोजगार के मोर्चे पे अच्छी खबर है, क्योंकि 22 अक्टूबर यानी कि दिवाली के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी एक साथ 75,000 युवाओं को नौकरियों का सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। यही नहीं, एक रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। इस रोजगार मेले के जरिए कोशिश यही है कि देश के 10 लाख युवाओं को अलग अलग विभागों या फिर मंत्रालयों के तहत उनको नौकरी मुहैया कराई जाए। जो योजना है सरकार की वो ये है कि जो 10 लाख नौकरियाँ देनी हैं वो अलग अलग उसमें मंत्रालय शामिल हैं, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, श्रम मंत्रालय हो, इसके अलावा जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, ऐसे जितने भी अहम मंत्रालय हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग विभाग हैं उनमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो इस वक्त खाली पद हैं या जहां पर नौकरियों की संभावना है उनके दरवाजे खोले जाएं। तो एक बड़े रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। कोशिश इस रोजगार मेले के जरिए ये भी है कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको काफ़ी सरल बनाया जाए और इस पूरी प्रक्रिया में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी शामिल होगा, ताकि ये जो बड़ी कोशिश है सरकार की रोजगार देने की, इसको तय समय में और सरल प्रक्रिया के तहत इसको पूरा किया जाए। तो 75,000 युवाओं को नौकरी का सर्टिफिकेट 22 अक्टूबर को पीएम मोदी देने जा रहे हैं। दरअसल रोजगार को लेकर के लगातार ही केंद्र सरकार निशाने पर रही है और इसको लेकर के सवाल भी उठते रहे हैं और इन तमाम सवालों का या फिर जो आलोचनाओं का जवाब देने के लिए ये एक सटीक समय सरकार ने तलाशा है, जहां 22 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर पीएम रोजगार के नजरिए से बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। 75,000 युवाओं को नौकरी और साथ ही साथ 10 लाख नई संभावनाएं, जिसमें ग्रुप ए, बी, सी के लेवल पे ये नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें सभी अहम मंत्रालय और विभाग इसमें शामिल होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बात आज के बाजार की। बाजार लगातार 5वें कारोबारी दिन आज तेजी के साथ कारोबार वहां होता नजर आया। निफ्टी के निचले स्तरों से करीब 150 अंक चढ़कर 17,563 के पार निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स में 96 अंकों की तेजी रही। हालांकि निफ्टी बैंक में आज 274 अंक की गिरावट नजर आई। और अब बात करते हैं तिमाही नतीजों की। टाटा कंज्यूमर ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 261 करोड़ से बढ़कर 355 करोड़ रहा और आय में भी बढ़त रही। साथ ही एबिटा और मार्जिन में भी इजाफा देखा गया है। और वहीं निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नतीजे कल आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सौमीत सरकार के पास। सौमीत, बताएं क्या अनुमान कहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों को लेकर। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम देखें तो ज़रा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे। रिलायंस के रेवेन्यूज फ्लैट रहेंगे, एबिटा में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो डिक्लाइन होगा वो सबसे बड़ा डिक्लाइन होगा पिछले 9 क्वार्टर्स में। मार्जिन्स भी कम आने की एक्सपेक्टेशंस है, अराउंड 15% के आसपास। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें 13% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल में अराउंड 8 to 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और O2C बिजनेस जहाँ पे है, जहाँ पे मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसमें 37% ड्रॉप देखने की एक्सपेक्टेशंस है ऑन एबिटा फ्रंट। और एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो भी स्टेबल ही रहेगा कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब जो ओवरऑल अर्निंग्स है वो वीक इसलिए है क्योंकि विंडफॉल टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। उसी के साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल GRM जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स थी वो भी उतरने लगी थी सेकेंड क्वार्टर में। और उसी के साथ प्रोडक्ट के जो स्प्रेड्स भी थे वो भी कम थे सेकेंड क्वार्टर FY22 में, FY23 में। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सब नेगेटिव इम्पैक्ट था ऑयल एंड गैस, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट पे, वो थोड़ा बहुत ऑफसेट हो चुका था क्योंकि करेंसी, इंडियन करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हो रही थी, तो वो थोड़ा बहुत टेलविंड मिला था O2C बिजनेस की तरफ। अब अगर रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो रिटेल बिजनेस में ग्रोथ इसलिए था क्योंकि जो स्टोर की मोनेटाइजेशन हो रही, न्यू स्टोर की मोनेटाइजेशन होने के कारण और हायर फुटफॉल्स होने के कारण। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अब इसके अलावा कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी, पहले तो कंपनी का जो नेट डेट नंबर है वो किस तरफ जा रहा है, कौन से इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स पे, इस पे ध्यान रखना होगा। उसी के साथ डिजिटल सर्विसेज की तरफ क्या प्लान्स है कंपनी के और ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले क्या है कंपनी का, इस पे नजर रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। सौमित, और इसके साथ ही रिलायंस जियो के भी नतीजों पर बाजार की नजर है, कैसे रह सकते हैं ये नतीजे? रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स है। भले ही कंपनी का सब्सक्राइबर ग्रोथ इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत बेटर दिखा है प्रीवियस क्वार्टर से, बट आरपू ग्रोथ सबड्यूड रहेगा। सिर्फ 2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 176 के सामने 179 की नंबर एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा अगर हम देखें तो 5 to 6% हायर हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब जितना भी ग्रोथ हमें इस क्वार्टर में दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, वो सब्सक्राइबर और हल्का सा जो आरपू ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसी कारण से दिख रहा है। आरपू ग्रोथ हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर्स 5G की तरफ मूव करेंगे। उसी के साथ अगर हम देखें तो सब्सक्राइबर्स अपग्रेड कर रहे हैं अपने प्लान्स और इसी दम पे थोड़ा बहुत आरपू ग्रोथ हमें दिख रहा है। और सब्सक्राइबर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ क्वार्टर पहले ही कंपनी ने अपने जो सब्सक्राइबर बेस था उसमें क्लीन अप किया था। जो भी अनयूज या डीएक्टिवेटेड सिम कार्ड थे उसको सब सब्सक्राइबर बेस से निकाल दिया गया था और इसके बाद ही हमें अच्छा खासा ग्रोथ सब्सक्राइबर बेस में दिख रहा है। बट उसके अलावा कुछ चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी हमें रिलायंस जियो के अर्निंग्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का जो 5G के मोनेटाइजेशन को लेके जो प्लान है उसकी तरफ क्या कमेंट्री आ रही है, उस पर ध्यान रखना होगा। उसके चलते आगे कैसे आरपू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जियो फाइबर जो होम ब्रॉडबैंड बिजनेस है उसमें कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस पर भी कमेंट्री क्या आता है कंपनी का, इस पर ध्यान रखना होगा रिलायंस जियो के अर्निंग्स में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौमीत आपका इस अहम जानकारी के लिए। और कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूल अक्सर अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए चर्चा में रहते हैं। इस बार दिल्ली का एक स्कूल शिक्षा देने के नए तौर तरीकों के लिए जाना जा रहा है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों से 1141 छात्र और छात्राओं ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट की परीक्षाएं पास की हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इन छात्र और छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद थे। कुल चुने गए स्टूडेंट में से 648 छात्र और छात्राओं ने नीट की परीक्षा पास की है, जबकि 493 बच्चों ने जेईई में सफलता हासिल की है। ये छात्र और छात्राएं अब देश के टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकेंगे। सीएम केजरीवाल ने चयनित छात्र और छात्राओं की हौसला अफजाई की और कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने को तत्पर है। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आज जो कुछ भी हूं इस देश की वजह से हूं। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरा एक सपना था कि जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली अपनी जिंदगी में, जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है वैसी ही शिक्षा, वैसी ही अच्छी शिक्षा मैं इस देश के हर बच्चे को मुहैया करा पाऊं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के अंदर कम से कम हम लोग हर गरीब के बच्चे को और हर अमीर के बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया करा पा रहे हैं। जेईई और नीट में सफल हुए छात्र और छात्राओं ने दिल्ली सरकार और अपने शिक्षकों का उनके प्रयासों के लिए शुक्रिया अदा किया। और इधर बेंगलुरु में 2 से 4 नवंबर तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए कर्नाटक सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। निवेश आकर्षित करने के मकसद से देश के अलग अलग शहरों में रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मुंबई में एक रोड शो किया। दिल्ली और हैदराबाद में उद्योग जगत के दिग्गजों और नीति निर्माताओं को निमंत्रण देने के बाद कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में कदम रखा। Till now, big manufacturers used to look at India as a market only. They may or may not have manufactured in the country. We would have imported and met the domestic demand. So what we are saying is come to Karnataka, not only manufacture for the country, even manufacture for the world. That is why we say build for the world. This is a 3-day event, basically to attract investments and showcase Karnataka's strengths, and at the same time have world leaders in the field to talk to the prospective investors and create an atmosphere for investment in Karnataka. भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्नाटक और बेंगलुरु का नंबर अव्वल ही रहा है। चाहे निवेश हो या निर्यात, दोनों में ही इनकी बादशाहत चली आई है और व्यापार करने वालों के लिए यहां अवसरों का कोई अभाव नहीं है। In the last financial year, we were able to garner 38% of the total FDI that has come into the country. Now, we will be the first state to actually have an R&D policy in place, and I think the state is committing close to 0.1% of its GDP for R&D itself. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए कर्नाटक निवेश के अनुकूल नीतियां विकसित करने में सबसे आगे रहा है। शायद यही कारण है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल रहा। Mumbai is definitely undisputed financial capital of the country, but Bangalore is emerging as undisputed fintech capital of the country. A budding state like Karnataka, which is among the fastest growing states in the country right now, will do a lot of good from working cohesively with a city like Mumbai, with the culture and the mindset. In government of Karnataka, the way government approaches is like almost like a one-point contact, and most of the things we found it gets sorted out at the industry department level. So we are very happy with that approach. बेंगलुरु के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 5000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। राज्य सरकार को आशा है कि ये कार्यक्रम न सिर्फ बेहतरीन निवेश लाने में कामयाब होगा, बल्कि वैश्विक दिग्गजों के साथ जुड़ने, सहयोग करने का बेहतरीन अवसर बनेगा। और इस दिवाली आम लोग ही अपने घरों की साफ सफाई में नहीं जुटे हैं, बल्कि केंद्र सरकार ने भी दिल्ली और देश भर में 90 लोकेशंस पर अपने दफ्तरों में लगे फाइलों के अंबार को साफ करने की मुहिम शुरू कर दी है। इससे केंद्र सरकार के दफ्तरों में जगह की कमी तो दूर हुई ही है,
साथ ही कबाड़ बेचकर 200 करोड़ से ज्यादा की आय हुई है। ये रिपोर्ट देखिए जो हमारी सहयोगी देश के कोने कोने में स्थित 24,000 सब पोस्ट ऑफिसेज में चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम फाइल्स जो ओल्ड फाइल्स हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है उनको वीड आउट करने के लिए और जो पुराना फर्नीचर है उसको स्क्रैप को वीड आउट करने के लिए ख़ास रूप से ध्यान दे रहे हैं। इस स्पेशल कैंपेन 2.0 इस बार जो है सिर्फ मुख्यालय पे नहीं लेकिन फील्ड ऑफिसेस पे भी काफ़ी उसमें थ्रस्ट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और डीओटी भी इसी विषय में इस बार हमें फील्ड ऑफिसेस में न केवल निर्देश दिए हैं लेकिन हम एक्चुअली ऑफिसर्स को यहाँ से भेज रहे हैं कि जाके निरीक्षण करें। जो ई फाइल्स हैं वो बंद भी कर दी गई हैं तो एक ये बड़ा ड्राइव दिवाली के मौके पर जो 31 अक्टूबर तक चलेगा गवर्नमेंट द्वारा सारे मिनिस्ट्रीज में चल रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने बड़े तादाद में फिजिकल फाइल्स की वीडिंग चल रही है। जो 25 लाख कम से कम फिजिकल फाइल्स वीड आउट करेगी गवर्नमेंट इस स्पेशल ड्राइव 2.0 पर। सो दिवाली के मौके पर बिल्कुल घर की सफाई के साथ साथ मिनिस्ट्रीज भी अपने सफाई अभियान में लगी हुई हैं। और दिवाली बस कुछ ही दिनों दूर है और दिल्ली की जितनी भी बड़े मार्केट्स हैं चाहे होलसेल मार्केट हो या नॉर्मल मार्केट इस समय हर जगह एक भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने दिल्ली के सदर बाजार का जायजा लिया। दिवाली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बारी हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार में जो दिल्ली का एक बड़ा होलसेल मार्केट है और मेरे आप चारों तरफ आसपास देख सकते हैं कि दिवाली के डेकोरेशन आइटम्स यहाँ पे इस समय मिल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिल रहे हैं, आपको स्टिकर्स मिल रहे हैं लगाने के लिए और साथ ही साथ बाकी एक्स्ट्रा डेकोरेशन की आइटम्स भी मिल रही हैं। भीड़ भड़ाका देखकर अगर हम देखें तो कोविड के बाद 2 साल के बाद एक मेजर क्राउड और एक ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है और जैसे कि दिवाली बस कुछ ही दिनों दूर है तो उसको लेकर भी अभी एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है। इस बारी की सेल्स कैसी जा रही हैं, क्या कुछ है नया और बातचीत करने वहाँ से काफ़ी लोग हैं लेकिन पहले कस्टमर हमारे साथ जुड़े हैं। सर इस बारी आप सदर बाजार आए हैं तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है, क्या कुछ आप खरीद रहे हैं इस बार? देखो पहले से मार्केट अच्छी है, कोरोना से महंगाई ज़्यादा है, बाकी मार्केट अच्छी है, ठीक है, और भीड़ भाड़ भी काफ़ी हो गई है। तो क्या नया ले रहे हैं आप इस बार? नया वही लड़ी वगैरह थोड़ा सा सोच रहे हैं कि लड़ी वगैरह ले लें मगर चाइना वाली ना ले, इंडियन वाली ले। अच्छा, मेन चीज़ है। तो आपका मतलब क्या कारण है कि आप सदर बाजार से ले रहे हैं? मतलब अब ऑनलाइन का भी काफ़ी रुझान है और ऑनलाइन भी लेते हैं वैसे
मैं सोच रहे हैं आगे मार्केट देख ले, काफ़ी दिनों बाद आए हैं, 2 साल बाद तो आए हैं मार्केट में, तो मार्केट देखना चाह रहे हैं। बस एक ही बात है जो उन्होंने बोला। अब ये तो हमने एक ग्राहक से बात करी, अब हम बाकी दुकानदार से बात करके देखते हैं कि इस बारी का काम क्या, उस बात का काम कैसा चल रहा है। भैया इस बारी का कैसा आपकी दुकानदारी जा रही है? भाई दुकानदारी तो सही है, और मार्केट जैसे पिछले साल तो कोरोना की वजह से 2 साल रह गए, तो मतलब ऐसे माल मार्केट में रक्षाबंधन का भी और क्या नाम है तुम्हारा ये दिवाली का त्योहार भी ऐसे ही गया था, ठंडा पड़ गया था। अब ये 30 साल में जो कोरोना वायरस से थोड़ा पब्लिक का वो मिला है तो थोड़ा खुल गई है मार्केट पूरी अच्छी तरह से। और संडे तो देख रहे थे आप कि इस तरह से जो कारोबारी हैं या लोग हैं वो दिवाली को लेकर उत्साहित हैं और स्ट्रीट शॉपिंग इस वक्त लोगों की जमकर हो रही है। और चलिए अब एक खास सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम आपके स्वाद की तो बात करेंगे ही, इसके साथ ही आपके सेहत की भी बात करेंगे। और दिवाली के मौके पर गुरुग्राम की गलियों में जहां आपको घूमते मिल जाएंगे संजीव भसीन साहब, तो वहीं आपको एक जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक बताएंगे कि आखिर दिवाली में स्वाद भी बना रहे और सेहत भी बनी रहे, उसके लिए आपको क्या टिप्स अपनाने होंगे। तो छोड़ जाते हैं इसी खास सेगमेंट के साथ। दिवाली का समय है और हम यहाँ पे गुड़गांव की गलियों में घूम रहे हैं ये पता लगाने को कि किस तरीके का खाना लोग खा रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मुझे बानी स्क्वायर में यहाँ पे चलते चलते कुछ खाते पीते कौन मिला। हमारे प्रिय मार्केट गेस्ट संजीव भसीन हमारे साथ है। संजीव भसीन, थैंक यू सो मच हमसे टाइम निकालने के लिए। पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को। आप बता सकते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपका रेस्टोरेंट ऐसा लग रहा है, मतलब क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, आपको भी पंकज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम है DT नाउ और सारे निवेशकों को। तो ये मेरा रेस्टोरेंट है पंजाब दा तड़का, और बानी स्क्वायर इज़ द, जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ फूड इन गुड़गांव। खाने, पंजाबियों को खाने का बहुत शौक है, तो आपको खाने पीने का भी तहका देंगे और शेयर बाजार का भी तहका। ठीक है, तो पहले शेयर बाजार से चालू करते हैं। दिवाली का समय है, सब लोग आपसे पिक्स ढूंढते हैं। लार्ज कैप के लिए आप हमारे दर्शकों को कोई पिक्स दे सकते हैं? हर साल उसमें बैंकिंग नेम्स आते हैं, सिक्लिकल नेम्स आते हैं। इस साल आपके लिस्ट पे लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स है जो आप कहेंगे कि निवेशक को ले सकते हैं? तो सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक। ICICI नाउ हेडेड टू बिकम द लार्जेस्ट बैंक। आपको पता है मार्केट शेयर गेन हुआ है, प्लस HDFC मर्जर की वजह से लार्ज इंस्टीट्यूशंस थोड़े अंडरवेट हुए हैं, और ICICI बैंक की फ्रेंचाइज और उसकी लायबिलिटी साइड हैव वर्कड वेरी वेल। तो मुझे लगता है ICICI बैंक कैन बी द स्टार प्ले। प्लस जो वॉलेटिलिटी ग्लोबली है उसको मद्देनजर रखते हुए वी वांट लिटिल सेफ्टी। इस कारण से आई वुड से ICICI बैंक शुड बी अ टॉप लार्ज कैप पिक। ठीक है, ICICI बैंक आपका एक पिक हो गया। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ आया और पंजाबी खाना नहीं खाया तो कुछ गलत हो जाता है। तो चलिए अगली चर्चा पंजाबी खाना खाते हुए करते हैं। हमारे साथ संजीव भसीन चार्ट पे चर्चा करते हुए हैं। संजीव, जैसे आपने कहा कि ICICI आपका एक टॉप पिक है, वो एक सेफ्टी स्टॉक है। लार्ज कैप में और कोई नेम? अभी ICICI आप बोलेंगे कि सब लोगों का कंसेंसस बाय है, ऐसा कोई नेम जो आपको लगता है इस लार्ज कैप स्पेस में अंडर वैल्यूड है, जिसकी एक पेडिग्री है? आपको ऐसा कोई नाम लगता है जो एक सेफ्टी वाइज भी लोग एक सिक्लिकल स्टॉक भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल पंकज, तो वो होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। 118 से 120 मिलियन टन कैपेसिटी है, और उन्होंने इंडिकेट किया है कि नेक्स्ट 3 ईयर में 1/3 कैपेसिटी और बढ़ेगी। और आपको पता है कि सीमेंट में थोड़ा सा इश्यूज थे बिकॉज ऑफ एन एक्सटेंडेड रेनफॉल, और इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन अब जो क्वार्टर्स आएंगे सीमेंट की डिमांड इज ह्यूमंगस, और डिस्पाइट जो आपके यहाँ ACC अंबुजा में अदानी जी आए हैं, मुझे लगता है अल्ट्राटेक विल बी एबल टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर इफ नॉट मोर। और जो प्राइसिंग पावर उनके पास है,
आई थिंक अल्ट्राटेक इज पॉइज्ड टू डू वेरी वेल। आपको पता है रोड मोनेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रियल, ये सब में बहुत ज़्यादा डिमांड है और सीमेंट इज़ अ नो ब्रेनर। आपको पता है ये ऑलमोस्ट कार्टेल है जो प्राइसेस मेंटेन करता है और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर अल्ट्राटेक। ठीक है, आपने कहा जैसे कि एक नया प्लेयर आया है, पर एक नया प्लेयर कोई मामूली प्लेयर नहीं है। इसने एक बड़ा स्टेक लिया है, बड़ा फंड इन्फ्यूजन किया है, ये बहुत सारे चेंजेस करेगा इस सेक्टर में। तो जैसे कि आपने अल्ट्राटेक कहा जो कि लार्जेस्ट प्लेयर है, आपको नहीं लगता है कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यहीं से जाएगा कि जो लोग थोड़े कम है उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी? मतलब स्मॉल कैप सीमेंट को थोड़ी तकलीफ हो सकती है वर्सेस अल्ट्राटेक, इसके लिए आप वो सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक देयर इज इनफ रूम फॉर 3-4 प्लेयर्स टू टेक देयर शेयर। और जैसे आपने कहा एसीसी अंबुजा में डेफिनेटली इंक्रीज पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि लॉजिस्टिक और पावर आर 38% ऑफ सीमेंट कॉस्ट जो उनको एडिशनली पॉजिटिव है फ्रॉम अडानी। बट अल्ट्राटेक का मार्केट शेयर में इरोजन मुझे बिल्कुल नहीं दिखता बिकॉज जो 60 साल से जो कंपनियां हैं उनमें चेंज आना बहुत नामुमकिन है और साथ में दे आर आर्ग्यूबली द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक इफ एनीथिंग कैन गेन मार्केट शेयर और जिस तरह से उनकी रीच है, प्राइसिंग पावर विल बी द की फॉर देम टू गो फॉरवर्ड। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस पेडिग्री स्टॉक। तो एक चार्ट शुरू करते हैं और अभी आपने 2 स्टॉक दे दिए हमारे व्यूअर को, एक है आईसीआईसीआई बैंक, एक ऑफकोर्स है अल्ट्राटेक। चार्ट अगर खाके हम देखें, ये काफी तीखी चार्ट है, तो आपका एक तीखा तड़कता भड़कता स्टॉक कौन सा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? क्या आपको लगता है कि एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो तीखा भी हो सकता है पर साथ में अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है? बिल्कुल, वो होगा डीएलएफ। देखिए हम यहाँ जहाँ बैठे गुड़गांव में, डीएलएफ ओन्स द मैक्सिमम लैंड बैंक और गुड़गांव नहीं पैन इंडिया। साथ में डीएलएफ ने एक स्ट्रेटेजिक चेंज किया था लास्ट 2 साल में कि डेट को रिड्यूस करना है और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ानी है। दे डेस्टेड डाउन ऑलमोस्ट 80% और आप मानेंगे नहीं, जो छोटे छोटे उनके पास प्लॉट्स थे वहाँ उन्होंने 5-5 फ्लोर बना के बेचे हैं। अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने 1800 करोड़ के 290 फ्लोर्स बेचे हैं। उसके अलावा आप देखें तो मैग्नोलिया में 35 करोड़ का एक 6500 स्क्वायर फुट का मकान है एंड प्राइसेस हैव बीन मेंटेन्ड। डीएलएफ आर्ग्यूबली विल बी द बेस्ट फिक्स्ड एसेट प्लेयर टू बी बॉट। और आपको पता है व्हेन गोल्ड एंड मार्केट्स राइज, पीपल जो दुनिया है अच्छे इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में निवेश करते हैं और मुझे लगता है कि डीएलएफ का जो नया ट्रांजिशन हुआ है ये एक यहाँ से बहुत बड़ा आउट परफॉर्म हो सकता है फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट दिवाली। तो आपने देखिए 2 बात कही, ठीक है, 10 साल पहले इनकी बैलेंस शीट ब्लोटेड थी। ये जाके सेक्टर ही ऐसा था कि जाके कोई भी लैंड ले लेता था कोई भी भाव पे एंड सोचता था कि हम कुछ भी भाव पे बेच सकते हैं। तो एक तो वो रैशनलाइजेशन हुआ है 10 साल में जो आपने मेंशन किया, उन्होंने कहा है। बट दूसरे तरीके से इंटरेस्ट रेट्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ स्टेइंग काफी बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ सीमेंट, प्रोडक्शन, स्टील, एवरीथिंग हैज गॉन अप। तो इस तरीके में भी क्या आपको लगता है कि हाउसिंग डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी? बिल्कुल। और साथ में पंकज एक एक और मिथ थी कि स्मॉलर प्लेयर्स हैव वैनिश्ड, क्योंकि अगर आपने क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं रखे और डिलीवरी नहीं दी तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है इन द केस ऑफ जेपी और परसवनाथ और अदर लॉट ऑफ द अदर्स, आई डोंट वांट टू नेम। आज की डेट में सुपरटेक आपको पता, तो आज की डेट में क्रेडेंशियल्स वाले 2 या 3 ही बिल्डर्स हैं। ओबरॉय बॉम्बे में है या पुनवर्का इन बेंगलोर, लेकिन गोदरेज और डीएलएफ पैन इंडिया नेम्स हैं और डीएलएफ से बढ़िया नाम नहीं है जो डिलीवरी पहले देता है और साथ में क्रेडेंशियल्स एट द बैक ऑफ अ ग्रुप। तो मुझे कोई दो राय नहीं, दे विल बी एबल टू नॉट ओनली सेल मोर बट इवन गेन मोर मार्केट शेयर एंड वॉल्यूम्स इन द कमिंग ईयर। जस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट जो इतने शार्पली बढ़ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इशू हो सकता है? नहीं, देखो जो लेने वाला है, जो एंड बायर है, उसको 25-50 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मकान चाहिए और पेडिग्री नाम चाहिए। इस कारण से डीएलएफ विल अले ऑल दोस फियर्स। करेक्ट। जब हम पहले बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि कैसे अगर आप देखेंगे कि इंडिगो जैसा एक शेयर है जो डिस्पाइट प्राइसिंग गोइंग अप, डिस्पाइट ये कहे मतलब करते हुए भी अब तक फैशन में नहीं आया है, ठीक है, वापस से। तो अगर हम देखें तो जब भी हम पंजाबी खाते हैं हम ज़रूर कुछ टिक्के कबाब ऑर्डर करते हैं,
तो क्या ये वो कैटेगरी में फिट होता है कि हमेशा इसको ऑर्डर जरूर किया जाए लेकिन गोइंग अहेड वो कभी भी रिटर्न दे सकता है? क्या ये वो कैटेगरी में है 2.5-3 साल के कंटिन्यूस डाउनफॉल के बाद? बिल्कुल। और अब आप देख के चलिए कि अभी तो लास्ट ईयर इसी समय मेरे से दिवाली पिक ली गई थी और मैंने इंडियन होटल कहा था 140, आज उसका भाव देखिए। अभी तो व्यंजन स्पेंडिंग स्टार्ट नहीं हुई। प्लस मैं सैटरडे को ही अमृतसर गया था, सुबह 6 बजे एयरपोर्ट था, मैंने ऐसा रश कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। इंडिगो इज गेनिंग मार्केट शेयर, उनके यील्ड्स बढ़ रहे हैं। यस, देयर इज द हेडविंड ऑफ हायर क्रूड, बट वो मिटिगेट हो जाता है। प्राइसिंग पावर इज बैक। और पंकज, आप मानेंगे नहीं कि डोमेस्टिक ट्रैवल इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में सी द बेस्ट एवर। एक आपको छोटा स्टैटिस्टिक दूं, लास्ट संडे को 4,23,000 आदमियों ने बाय प्लेन ट्रैवल किया है, विच इज़ अ प्री कोविड रिकॉर्ड। तो इंडिगो इज द बेस्ट लोकल प्ले विच यू हैव ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड वेंजिंग स्पेंडिंग। और आई थिंक इंडिगो इज गोइंग टू एले ऑल लास्ट 2-3 ईयर्स पीयर्स, और ये बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर हो सकता है। करेक्ट। आपको लगता है कि कोविड आया, कोविड गया, जरूर इनको बहुत तकलीफ हुई, पर क्या इन्होंने लोअर कॉस्टिंग, लोअर कॉस्ट में मैनेज करना, लोअर स्टाफ में मैनेज करना, ये सब सीख लिया है? और आपको लगता है कि काफी सारे बेनिफिट्स जो कॉस्ट के हैं कोविड के, वो आगे जाके ये कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे? क्या वो एक ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल। आई थिंक इट हैज बिकम अ लीन मीन फाइटिंग मशीन, और उन्होंने देखा है, और शुरुआत ही उनकी वो ही थी लो कॉस्ट कैरियर। आज की डेट में उस जैसा कैरियर नहीं है, बिकॉज फ्रीबीज आर देयर, बट उन्होंने किस तरह से उसको कर्टेल किया है और अपनी कॉस्टिंग को अंडर कंट्रोल रखा है। मुझे लगता है द नेक्स्ट 3 years एक्चुअली बिलोंग ओनली टू इंडिगो, बिकॉज प्राइसिंग पावर इज देयर, वॉल्यूम्स आर देयर, और what you pay as a cost is now very very reasonable. अगर इन्फ्लेशनरी होएगा तो costs are going to go up. तो हमने तड़के की बात कर ली है, हमने कबाब्स की बात कर ली है, हमने चाट की बात कर ली है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो एक नॉर्मल मेन कोर्स तड़के के बिना कंप्लीट नहीं होता है हमारा खाना, करेक्ट? तो अगर हम देखें तो आपका ऐसा कौन सा मिड कैप पिक होगा जो आप जरूर कहेंगे कि ये तो खाने के डिश में होना ही चाहिए आज? एक कौन सा ऐसा मिड कैप पिक आप हमारे व्यूअर के लिए बता सकते हैं जो अगले 1 साल में डेफिनेटली डिसेंट रिटर्न्स दे सकता है, और उसकी क्या वजह रहेगी? दैट्स अ गुड पॉइंट। देखिए, कैनफिन होम्स, इट्स आर्ग्यूबली द 3rd लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर, और वो और LIC गार्नर 23% ऑफ द स्मॉल टिकट, 8 से 15 लाख। कैनफिन होम की 40,000 करोड़ की लेंडिंग बुक है, 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है। यू कैन नॉट बट मेक मनी। उनका जो अभी MD की रेजिग्नेशन वगैरह से वॉलिटी आई है, द मैनेजमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट देयर इज अ सर्च फॉर एन एक्सटर्नल CEO एंड दे विल गेट द बेस्ट प्रोफेशनल टू। लेकिन नंबर्स देखिए, और शेयर डिमांड इन दैट कैटेगरी ऑफ 8 to 20 lakhs, आई कैन नॉट बट से दैट उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ विल सी डबल द बिजनेस ऑफ द फर्स्ट हाफ। और आप वैल्यूएशन के मैट्रिक्स से जाइए तो आई थिंक PSUs में जो मिथ थी नॉट परफॉर्मेंस की, वो आपने PSU बैंक्स में देखी है। इट विल फ्लो ओवर टू द लेंडिंग मॉर्गेज लेंडर। तो मेरे को ये शेयर 50% का गेन भी दे जाए वो भी कम लगता है इन द नेक्स्ट 1 year। तो आपको लगता है ओवरऑल, देखो अगर हम देखें तो इसमें ट्रेंड क्या रहा है? आपने 2 सिक्लिकल नेम्स दिए हैं, एक DLF, एक अल्ट्राटेक, एक इंडिगो, काफी सिक्लिकल है तीनों, ठीक है, और 2 बैंकिंग नेम्स दिए या NBFC नेम्स दिए। आपको लगता है बैंकिंग या प्राइवेट बैंकिंग एंड प्राइवेट NBFC ये स्पेस है जिसमें बेस्ट रिटर्न्स बनेगा? और सिक्लिकल्स में मतलब आप कहना चाहते हैं कि डिफेंसिव नेम्स लाइक IT, फार्मा एक्चुअली अवॉइड कर सकते हैं टाइम पे? IT में अगर आप कहें तो HCL टेक के नंबर्स अच्छे थे, यू कैन टेक अ बास्केट। बट आप काफी रिस्क ऑन ट्रेड। मैं रिस्क ऑन ट्रेड हूं क्योंकि मुझे पैसे ज्यादा बनाने हैं मार्केट से, और मार्केट से पैसे ज्यादा बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन द इनहेरेंट बिजनेसेस आर टेलिंग मी वेयर द मनी इज गोइंग, और उनकी बिजनेस, उनकी आउटलुक, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा कि आपका रिस्क ज्यादा लेना है या नहीं। मतलब अगर मैं देखूं तो अभी रिस्क लेने का टाइम है, आप ये कह रहे हैं, रादर देन प्लेइंग ऑन डिफेंस। 100%। अगर 21,000 निफ्टी जाएगा तो ये शेयर 50% बढ़ेंगे। ठीक है संजीव, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आई होप हमारे दर्शक काफी सीखे इस वार्तालाप से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। सेम टू यू पंकज, आपको, ET नाउ को, सारे निवेशकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बट स्टे इन्वेस्टेड। नमस्कार। ET नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार यानी रोशनी का त्योहार,
और उत्सव के माहौल में खान पान का सजता है संसार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज बहुत ही खास मेहमान के साथ हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। और वो चर्चा किस बारे में? दरअसल स्वाद के चक्कर में त्योहारों में कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बीच त्योहार में हमारी सेहत को खराब कर देती हैं। और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि दिवाली जैसे विशेष मौके पर हमारी तबीयत खराब हो। इसीलिए आपका पसंदीदा चैनल ईटी नाउ स्वदेश आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी खास मेहमान जो आपके स्वाद के साथ साथ रखेंगी आपकी सेहत का भी ख्याल। हमारे साथ हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक। सांची, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और आपको सबसे पहले दिवाली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनके लिए मैं जानना चाहूंगा कि दिवाली के इस त्योहार में खान पान का एक अलग ही आनंद होता है। मिठाइयाँ, पकवान और आजकल तो लोग डिशेस के साथ भी खूब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऐसे में हमें किन बातों का खान पान के लिहाज से विशेष ख्याल रखना चाहिए इस दिवाली? ओके, सो प्रशांत जी, दिवाली पे तो देखो इंडियन त्योहार है हमारा, तो वी शुड गो ऑल आउट एंड ईट। बट हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रिफाइंड शुगर, जो रिफाइंड व्हाइट शुगर होता है हमारा, उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं, उसके बदले में आप जैगरी यूज कर सकते हो। उसके बदले में डेट्स, जैसे डेट्स होते हैं आपके, डेट्स सिरप बना के, डेट्स का पेस्ट बना के वो स्वीट्स में यूज कर लीजिए। जैसे कोकोनट पाम शुगर आता है वो यूज कर सकते हैं। स्टीविया आता है, जैसे डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल होता है, जिन लोगों को डायबिटीज अगर होता है तो उनको तो बिल्कुल ही इवन जैगरी और शुगर भी अवॉइड करके डेट्स, जैसे नेचुरल आपका स्वीटनेस होता है, फ्रूट शुगर होता है, वो यूज करके आपको स्वीट्स बनाना चाहिए। और ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हर स्वीट, जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स के लड्डू होते हैं, तो जो भी आप स्वीट्स बना रहे हो घर में या खरीद रहे हो, तो मेक श्योर कि उसमें नट्स जरूर हो। तो क्या होता है कि नट्स में आपका प्रोटीन और फैट होता है, तो नट्स, प्रोटीन और फैट जब कार्ब्स, जो सिंपल कार्ब्स होता है या स्वीटनेस शुगर होता है उसमें, उसको बाइंड करके रखता है, तो वो बॉडी में जब जाता है तो वो स्लो ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, तो वो स्पाइक बहुत इजीली करता नहीं है, तो आपको कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि स्वीट्स तो खाना ही है हमको। तो ये आप ध्यान रखना कि आपके स्वीट्स में भी प्रोटीन और फैट, हेल्दी फैट जरूर हो, नट्स उसमें जरूर हो। घी तो बहुत अच्छा है, आप घी में बनाइए। अगर आप बाहर भी स्वीट्स, इट्स बेस्ट कि आप होममेड स्वीट्स खाइए, होम घर पे बनाइए, तो आपको पता है कि उसमें क्या जा रहा है। अगर आप बाहर से भी खरीद रहे हो कि मेक श्योर कि घी, प्योर घी के आप खाना, क्योंकि देखो दिवाली साल में एक बार आता है, हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं, बट दिवाली इज समथिंग विच वी सेलिब्रेट बहुत एक्सटेंसिवली, तो बड़े माहौल में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उस टाइम पे आप घी का बना हुआ ही स्वीट्स लीजिए, तो दैट इज अगेन अ हेल्दियर ऑप्शन। तो कोई ऑयल्स या अनहेल्दी थिंग्स नहीं होने चाहिए उसमें, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आजकल लोग घर की बनी चीजें खाते ही हैं, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कोरोना के बाद, लेकिन हम देखते हैं कि बिजी लाइफ और कामकाज के चक्कर में बाहर से मिठाइयाँ या स्नैक्स, इन सब पर भी लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में बाहर से मिठाइयाँ लेते वक्त किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? दूरियां तो बहुत सारे स्वीट से रखना चाहिए, बट आई वुड से जब आप चूज करने जाते हो तो वो आप 3 चीजों को ध्यान में रखिए जब आप मिठाई खरीदने जाते हो। एक तो बहुत अच्छी जगह से खरीदिए, महंगा है ठीक है, साल में एक बार दिवाली आती है, साल में एक बार आप इतने सारे स्वीट्स खाने वाले हो, तो 3 चीजों का ध्यान रखिए। एक, इफ यू कैन हैव ग्लूटेन फ्री स्वीट्स होते हैं, तो हमारे मिलेट्स होते हैं, रागी होते हैं, नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन सब से बना हुआ या फ्रूट बेस से बना हुआ स्वीट आप चूज कीजिए। सेकेंड चीज, घी में बना हुआ, नो पाम ऑयल या कोई भी चीप ऑयल्स जो होते हैं, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है, डायबिटीज के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो अवॉइड कीजिए। प्योर घी में, देसी घी में बना हुआ स्वीट्स भी मिलते हैं बाहर, तो वो आप चूज कीजिए। उसके अलावा शुगर फ्री स्वीट्स, रिफाइंड शुगर फ्री स्वीट्स, ये आप अवॉइड कीजिए। सो ये 3 चीजें, घी में बने हुए स्वीट्स, ग्लूटेन फ्री अगर आप खा सकते हो बेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि फ्रूट बेस्ड या तो नट्स बेस्ड या तो ड्राई फ्रूट बेस्ड आप स्वीट्स लीजिए। और थर्ड चीज, रिफाइंड शुगर, जैगरी इज ओके, या आपका डेट्स होगा तो डेट्स से बना हुआ अगर आप स्वीट्स ले रहे हो तो वो बेस्ट है। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखिए जब आप बाहर से स्वीट्स लेते हो तो बिल्कुल बहुत ही अहम टिप्स हैं ये, और इनको मेरे दर्शक जो इस वक्त जुड़े हैं, हम जान रहे हैं कि वो सब इनको नोट डाउन कर रहे होंगे। अच्छा, अब ना जाकर भी हम सांची ज़रूरत से ज़्यादा तो त्योहारों में खा ही लेते हैं, और कई बार ओवर ईटिंग या मिठाइयाँ जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हम लेते हैं। ऐसे में पोस्ट दिवाली, जब दिवाली के बाद हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें, कोई ख़ास ड्रिंक या डाइट प्लान अगर आप साझा करना चाहें?
सो प्रशांत जी, एक तो मिठाई की वजह से जो बाहर से भी मिठाई खाते हो उसमें से भी बहुत सारा प्रोसेस्ड खाना आता है, और घर की भी जो मिठाई खाते हो बहुत सारा अगर स्वीट्स आते हैं, शुगर आता है, तो बॉडी में बहुत सारी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो उस इन्फ्लेमेशन को उतारने के लिए, और टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं बाहर के स्वीट्स खाने की वजह से, उन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक तो खाने में जैसे सूप्स और सैलेड्स आप ज्यादा लीजिए। सैलेड्स भी आपके स्टीम्ड वेजीज हो गए, आपके सूप्स जैसे आप सारे वेजिटेबल्स को सौटे करके अच्छे से, जो भी सब्जी है उसको, जैसे लौकी है, आपकी तुरई है, ये सारे जो है आप पतला सा सूप जैसे स्टूज जैसे बना के प्याज टमाटर वगैरह डाल के अपने स्टूज जैसे बड़े बड़े बोल्स आप पी सकते हो, स्पेशली डिनर्स के टाइम पे। तो सब्जी को ज्यादा रखिए, कार्ब्स को कम करिए, जैसे रोटी हो गया, आपकी राइस हो गया, वो सब कम करके सब्जी को ज्यादा खाइए। उसके अलावा आप, हमारे किचन में बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, तो उनको यूज करना चाहिए टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स, दे आर द बेस्ट। तो सुबह उठ के आपके एक ग्लास वार्म वाटर में आप हल्दी हो गया, आपका जिंजर हो गया, क्योंकि वो बहुत एंटी ब्लोटिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो आपका जिंजर का जूस हो गया, हल्दी, पेपर, नींबू डाल के ये एक ग्लास सुबह आप रोज सुबह उठते ही पीजिए बिफोर योर चाय एंड कॉफी। उसके अलावा आप ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक कॉफी पी सकते हो, नींबू पानी गर्म आप दिन भर में पीते रह सकते हो, डिटॉक्स पानी बना सकते हो जिसमें आप अपने नींबू डाल दिया, क्यूकम्बर डाल दिया, तो 1 लीटर या 2 लीटर आप बना के रख दो, तो उसमें डिटॉक्स पानी में आप मिंट हो गया, नींबू हो गया, क्यूकम्बर हो गया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर हो गया, हल्का सा सॉल्ट हो गया, थोड़े से चिया सीड्स हो गए, या तो आपका सब्जा हो गया, वो डाल के आप 2 लीटर पानी रख ले, तो वो सारा भी आप पीते रहो, तो फ्लश आउट होते रहेंगे टॉक्सिन्स, और इन्फ्लेमेशन कम होते जाएगा। आप ये ध्यान जरूर रखना कि आपको पता है दिवाली के पहले और दिवाली पे आपने इतने सारे कार्ब्स लोड किया है, इतना सारा आपने खा लिया है, तो थोड़ा सा लाइट रखिए नेक्स्ट 3 to 5 days या 1 week के लिए। तो शाम के डिनर स्पेशली आप लाइट रखिए, 2 मील कीजिए, एंड मेक श्योर दैट आपका फैट्स, गुड फैट्स होता है वो, और आपके प्रोटीन हाई हो, मोर देन योर कार्ब्स। सो प्रोटीन जिसमें भी होता है, जैसे डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, आपका एग्स हो गया, नॉनवेज हो गया, वो आप नेक्स्ट डे से, जैसे आपके प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, आपके जैसे स्प्राउट्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, राजमा हो गया, छोले हो गया, उनके सारे आप सूप्स हो गए वो, और बहुत थोड़ा सा चावल या एक रोटी खा के ज्यादा उनको खा के, और ग्रीन सब्जी उसमें लेके, तो ऐसे आप नेक्स्ट 1 week के लिए डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। आपके नॉर्मल चाय या कॉफी के बदले में आप हर्बल टीज बना सकते हो, जैसे अपना कश्मीरी कावा होता है, उसमें सारे आपके स्पाइसेस आते हैं, उसमें नट्स डाल सकते हो आप, तो उसको उबाल के सिनेमन वगैरह, क्लोव वगैरह डाल के आप पी सकते हो, सिनेमन वाटर पी सकते हो। तो हर्बल टीज जैसे फ्लोरल टीज भी होते हैं आपके, रोज टी हो गया, हिबिस्कस टी हो गया, ये सारे टीज, क्योंकि ये सारे सुपर फूड्स है, तो ये सारा आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। आपके इन्फ्लेमेशन जो है इतना सारा खाने की वजह से, इन्फ्लेमेशन को पूरे ड्रॉप कर देते हैं, तो आपका अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। सांची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए।